क्योंकि आप जहाँ जहाँ जिस जिस मुकाम पे थे उन्होंने आपने बखूबी एक इंस्पायर करने का काम किया है सर। ये सर कि जज के बाद लेखक, ये कैसा, ये क्या है सर? देखिए, रचनाएं तो जितना आप लिखेंगे आपको लगेगा कि ये किताब और आ जाए, हमारी ये किताब और आ जाए। हमारे साहित्य समाज का तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है ना। लेकिन ऐसा कभी हुआ हो कोई ऐसा केस जिसमें बहुत सारे मोड़ आए हों और बहुत समय लग गया हो? एक डॉक्टर ने अपने पत्नी और 2 बच्चों का मर्डर किया था। किसी को फांसी की सजा दीजिए और वो आपको शुक्रिया कह दे तो इससे बड़ा आपके संबंध से क्या प्रमाण है। आगरा में हिंदी में फांसी का जजमेंट कभी नहीं लिखा गया था, मैंने हिंदी में जजमेंट फांसी का दिया। मतलब आपने इतने बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, कभी आपको डेथ थ्रेट किसी से मिला है? एक बार मुझे याद है कि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो हमारे घर फोन किया एक माफिया ने, मैसेज उठाई फोन, तो उन्होंने पूछा कि जैसा जानते हैं आपको, तो उसने कहा कि नहीं, जैसा हमको नहीं जानते, यही तो समस्या है। सर लेकिन कभी आपको डर लगा आपके परिवार के लिए कि भाई? नहीं, कभी डर नहीं लगा। नहीं कि मार्केट वालों ने हमको सामान देना बंद कर दिया। सर गजल उर्दू में होता, आप हिंदी में लिखते हो। अब तो उर्दू गजल वाले भी हिंदी गजल का ही अनुकरण कर रहे हैं। सर आप आए हो तो एक गजल हो जाएगी। मैंने किसी दीवार पर कुछ शब्द लिख दिए थे, उसने बना के बस्तियां कितनी उजाड़ दी हैं। जिस पेड़ पर थे घोंसले 2-4 पक्षियों के, और सीता हरण के मामले फिर बढ़ गए शहर में। आरोप तुलसीदास पर पड़ने लगे हैं लोग। में आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल इसीलिए भी हैं क्योंकि साहित्यकार होने के साथ साथ उन्होंने एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज काफी साल अपने दिए हैं और काफी निडर जज की उनकी छवि रही है। और अब जब उन्होंने कानूनी किताबों को पढ़ना बंद कर दिया है, अपनी खुद की किताबें उन्होंने लिखना शुरू कर दी है, जो कि बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है लोगों से। और इनके लाइफ की जो इंटरेस्टिंग एक रही है इनकी लाइफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले स्वागत करेंगे यहाँ पे डॉक्टर चंद्रबाल सुकुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारा एक ऑनर है, एक फॉर्चून है, मैं कहूँगी कि आपसे मिलने का मौका मिला। और आपकी जो लाइफ है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल लगी मुझे, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जिस जिस मुकाम पे थे उन्होंने आपने बखूबी एक इंस्पायर करने का काम किया है सर सबको। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि जज के बाद लेखक, ये कैसा, ये क्या है सर? रोशनी जी, ऐसा कि जज के बाद लेखन नहीं, लेखन तो हमारा बहुत पहले शुरू हो गया था। ओके। बचपन से ही मैं कविताएं लिखता था। और सर्विस में तो मैं 75 में आया, लेकिन 62 में ही हमारी रचनाएं अखबारों में निकलने लगी थी। तो यह है कि सर्विस के दौरान लेखन की गति थोड़ी सी स्पीड कम रहा, क्योंकि मैं चूँकि कोर्ट में था तो बहुत सी बंधन रहते हैं। वह कोर्ट का बहुत बिजीपन आप देखेंगे कि कितनी कोर्टों में भीड़ लगी रहती है। फिर हम लोगों को वहाँ सुनना, दिन भर बहस सुनना, फिर घर ले जाके फाइल भी पढ़ना, तो उसमें कविता वविता थोड़ा दब जाता था। हाँ। तो लेकिन कुछ न कुछ चलती रही प्रक्रिया हमारी। हाँ। और उसके बाद जब रिटायर हुआ तब थोड़ी गति बढ़ गई। तो काफ़ी देर हमने किताबें इधर, जब से रिटायर हुआ मैं तब से 10-15 किताबें आ गई। हाँ जी। तो मैंने सर कुछ किताबें आपकी देखी, काफ़ी खूबसूरत इनका जो टाइटल है आपने दिया है। और आई एम श्योर कि जब किताबों के पन्ने खुलेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत जो एक कहानी है वो सामने आएगी। जैसे मेरे सामने एक जो किताब रखी है, इसका नाम है इस नदी से बात करनी चाहिए। तो सर जब आप एज अ जज काम कर रहे थे तो इतनी सारी कानून की किताबें पढ़ पढ़ के जो आपके अंदर का लेखक था, तो ये क्या आपके दिमाग में पहले से था कि भाई मुझे कुछ, जब मैं रिटायर होऊंगा या जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिससे हमारा समाज इंस्पायर हो, या क्या वो प्रेरणा थी सर जो आपको मिली? नहीं, देखिए, दोनों, जो न्याय का क्षेत्र है वो भी संवेदनशील क्षेत्र है और साहित्य का भी क्षेत्र संवेदनशील, तो दोनों में एक समीकता तो है ही है। तो जो व्यक्ति संवेदनशील होगा वही साहित्यकार होगा, और न्यायाधीश के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समाज के जितने कोर्ट में लोग आते हैं किसी न किसी परेशानी में आते हैं, उनकी पीड़ाएं रहती हैं। और कविता के बारे में भी यही कहा जाता है कि साहित्यकार जब कलम उठाता है तो उसको समाज की पीड़ा से जब वो व्यथित होता है तो कलम उठाता है। तो दोनों में एक समानता तो है ही है। तो सर अभी आपकी सबसे फेवरेट किताब जो आपने लिखी हो और आपको लगा हो कि बाकी जितने भी आपने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट जो आपके दिल के बहुत करीब है? किताबें, देखिए, रचनाकार को तो सभी किताबें अपनी प्रिय लगती हैं। और कहा जाता है ना कि रचनाएं तो होती है तो रचनाकार की संतानें होती हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है कि कौन संतान प्रिय है कौन नहीं प्रिय है। सभी प्रिय रहती हैं, समय समय पर सभी प्रिय रहती हैं। और सेटिस्फेक्शन तो रहता नहीं लिखने में, तो इसलिए आदमी लिखते जाता है। संतान में तो है कि भाई 2-3 संतानें हो गई, एक संतान है, चलो भाई बस अब करो। लेकिन रचनाएं तो जितना आप लिखेंगे आपको लगेगा कि ये किताब और आ जाए हमारी, ये किताब और आ जाए हमारी। अभी जो आपने चर्चा की किताबों की, बहुत फेमस किताब हमारी थी इस नदी से बात करनी चाहिए, या दबे पाँव धूप,
हाँ। और हमने जो संस्कृत में कालिदास का मेघदूत है उसका काव्य अनुवाद भी हिंदी में किया। ये मेघदूत का अनुवाद और ये दबे पांव धूप गजल संग्रह हमारा, ये दोनों जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से दोनों पुरस्कृत हैं। तो चलता रहता है क्रम जो इस तरह से। तो सर अब राजनीति की भी आप किताबें लिखते हैं, आप प्रेम की भी किताबें लिखते हैं, तो ये सोच कहाँ से आती है सर कि आपको लगता है कि भाई मैं इस क्षेत्र में भी लिखना चाहता हूँ, मैं इस क्षेत्र में भी लिखना चाहता हूँ? तो ये थोड़ा सा एक मेंशन करिए कि आपको रोमांटिक किताबें आपने कब शुरू करी लिखनी, पॉलिटिकल किताबें कब से शुरू हुई? नहीं, देखिए, लिखने की भावनाएं तो समाज से आती रहती हैं। अच्छा, वैसे जैसे कि हमारा न्याय के क्षेत्र था तो अभियांत्रिकी न्यायालय में तो हर समाज का हर वर्ग आता है, तो अनुभव तो बहुत ज़्यादा हो जाता है न्यायालयों से। कहानियाँ भी कितनी रहती हैं, जितने फैसले होते सब एक कोई न कोई कहानी ही रहती है, चाहे वो प्रेम की हो या आपस में किसी को तरफदारी की हो, झगड़े की हो, किसी चीज़ की हो। तो प्रेरणा तो अपने आप समाज को देख करके, क्यों कहा कि ना, साहित्य तो समाज का तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है ना। तो जब आदमी, आपका संवेदनशील हृदय है, आप समाज में जब देखेंगे तो आपको अंदर प्रेरणा आएगी। अगर आपकी लिखने की शक्ति है तो आप लिखने लगेंगे। राजनीतिज्ञ हैं, उनको बोलने की शक्ति है, जितना लिखते नहीं उससे ज़्यादा भाषण दे देते हैं, घंटों घंटों भाषण देते रहते हैं उन्हीं विषय पर। तो ये तो एक्सप्रेशन के जितने तरीके हैं ये अलग अलग लोगों के होते हैं। कोई पेंटिंग है, बना पेंटिंग करके वो पीड़ा दिखाता है समाज की, कोई म्यूजिक में है तो म्यूजिक के ज़्यादा दिखाता है। तो ये सब जितनी विधाएं हैं, सब जब भावनाएं आती हैं तो अपने आप जो भी आपकी योग्यता है जहाँ है वो उसमें प्रकट हो जाती हैं। सर एज अ जज, क्योंकि आपने इतने साल काम किया है, कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगा हो कि भाई, क्योंकि जो एविडेंस होते हैं उसी पे आप डिसीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ हो कोई ऐसा केस जिसमें बहुत सारे मोड़ आए हों और बहुत समय लग गया हो फैसला देने में? एक फैसला हमारे पास आया था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। जब मैं आगरा में था वहाँ पर, तो एक जो है, एक डॉक्टर ने अपने मतलब पत्नी और 2 बच्चों का मर्डर किया था। अच्छा। और चूँकि वो डॉक्टर था और वो तमाम जजों के पास फाइल गई, लेकिन कोई करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो कुछ न कुछ लोग बोल देते थे तो वो कुछ न कुछ दरख्वास्त दे देता था, यहाँ तो हाई कोर्ट में, तो यहाँ के साहब इनके बदल लीजिए, ये हमारा नहीं फैसला करेंगे, ये वो करके सालों 20 साल तक लटकाया था उसको। आया तो हमने उससे बड़े प्रेम से बात किया, तो 2-4 ठो चाहता था कि हमारा जो है, हमारे घर का फिर से सर्वे कर लिया जाए, ये देख लिया जाए। हमने, और जज ने रिफ्यूज़ कर दिया था। हमने कहा भाई ठीक है। उसने कहा सर हमारे घर को एक बार फिर तलाशी दिलवा लीजिए, पुलिस को भेज के हमारी डायरी वहाँ से बरामद कर लीजिए, उसमें बहुत सी बातें लिखी होंगी। तो हमने अलाउ कर दिया, हमने भेजा पुलिस को, भेजाओ जैसे इनको ले जाओ, जो कहते हैं इनके घर से, वो सील था उसका घर, तो उन्होंने कहा कि भाई निकाल लाओ डायरी। वो डायरी आई तो उसकी सारी बातें हमने सुनी। फिर बहस हुआ, खुद ही अपने मुकदमे की बहस करता था, तो उसने बहस पे खूब की लंबा चौड़ा कि वो, उसमें भी हमने नहीं कुछ बोला। हालांकि वो कई बात का रिपीटिशन कर रहा था, लेकिन मैंने उसमें बोला नहीं। तो और उसके बाद फैसला में लग गई फाइल जो है। आखिरी वाले दिन जब हमने फैसला सुनाया तो मैं, देखिए, व्यवहार और न्याय और ये बताता हूँ, और ख़ासतौर से साहित्यकार की संवेदना, आप इन तीनों चीज़ों का मिश्रण देखेंगे कि उसकी बातों को सुन करके हमको लगा, तो उसको लगा कि नहीं, हमारे बड़े आदमी है, ये हमारे साथ गलत नहीं करेंगे जो कुछ भी होगा। और उसको ऐसा शायद लग रहा था हमारे व्यवहार के शायद हम छूट भी जाएं, क्योंकि बहुत सरल हृदय के लग रहे हैं, लेकिन फाइलें तो बहुत तगड़ी सी, सारा एविडेंस था उसके खिलाफ। तो फिर हमको फांसी की सज़ा उसको देनी पड़ी। तो हमने जब आया कोर्ट में तो हमने उसको जो है बताया कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ ऐसे है और ये हम फांसी की सज़ा दे रहा हूँ, अब तुम चाहो तो इसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो अपील करके। तो उसने हमारा फैसला सुन लिया। जैसा आप सुनने के लोग उद्देश्य की वजह मुलजिम तोड़ फोड़ कर देते हैं और जज को गालियाँ भी देने लगते हैं, जूता चप्पल भी फेंकने लगते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जज सुना और सुनने के बाद उसने हमसे कहा शुक्रिया सर। अभी देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को फांसी की सज़ा दीजिए और वो आपको शुक्रिया कह दे, तो इससे बड़ा आपके संबंध से क्या प्रमाण है। और दूसरी एक चीज़ उससे जुड़ी, जो साहित्य से जुड़ी चीज़ है, कि आगरा में हिंदी में फांसी का जजमेंट कभी नहीं लिखा गया था। मैंने हिंदी में जजमेंट फांसी का दिया, और थोड़ी साहित्यकार होने के नाते थोड़ी हिंदी अच्छी थी। तो जब वो जजमेंट हमने दिया तो आप देखिए कि उसकी इतनी धूम वायरल हुआ वो जजमेंट, कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के हिंदी के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स आकर के जजमेंट की कॉपी ले गए, कम से कम सैकड़ों कॉपी आके ले गए कि हिंदी में कैसे जजमेंट लिखा गया है। 70-80 पेज का जजमेंट था। तो ऐसी कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं।
सर मतलब आपने इतने बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, कभी आपको डेथ थ्रेट किसी से मिला है? क्योंकि आप जिस मुकाम पे थे वहाँ पे काफ़ी रिस्की हो जाता, अगर आप न्याय की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके फैसले को नापसंद करते होंगे। नहीं, पसंद तो देखिए, जजमेंट तो हमेशा एक व्यक्ति पसंद करेगा, एक नहीं फंसेगा, क्योंकि एक के खिलाफ होता ही है वो। बिल्कुल। लेकिन ऐसे डेथ की ऐसी थोड़ी नहीं, लेकिन एक लोग अदरवाइज इधर उधर से अपना वो तो दिखाते हैं कि भाई हम ये हैं वो हैं। एक बार की मुझे याद है कि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो हमारे घर फ़ोन किया एक माफिया ने, तो मैसेज उठाई फ़ोन, तो पूछा कि उसने कहा कि जज साहब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जज साहब तो कोर्ट में है इस समय। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ मिलना, तो कहा, उन्होंने पूछा कि जज साहब जानते हैं आपको? तो उसने कहा कि नहीं जज साहब हमको नहीं जानते, यही तो समस्या है। तो ऐसे ऐसे लोग कहते रहते हैं, लेकिन अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उनको ये लग जाता कि नहीं आप दूसरी पार्टी से मिल के या किसी तरह से आप पक्षपात करके सही फैसला नहीं देंगे, तो बहुत सी बातें होती हैं। सर लेकिन कभी आपको डर लगा आपके परिवार के लिए कि भाई? नहीं, कभी डर नहीं लगा। नहीं। गाजीपुर में था तो ये जो फूड अडल्ट्रेशन के केसेस थे, फूड अडल्ट्रेशन के हमने इतनी सजाएं की वहाँ पर कि मार्केट वालों ने हमको सामान देना बंद कर दिया। अरे बाप रे। हमारे चपरासी जाता तो कहता था कि नहीं ये साहब लायक सामान नहीं है। इतना एडल्ट्रेशन वालों को सजा कर दिया था, करीब करीब आधे से ज़्यादा दुकानदारों को सजा कर दिया था। वो सब गए भी, हाई कोर्ट भी गए मिलने के साथ इनको बदल दीजिए इस कोर्ट से, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं। लेकिन कोई डर, कभी डर वाली बात नहीं। जब हम अपना निष्पक्ष दे रहे निर्णय तो उसमें डर की क्या बात है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे समाज में विकृतियाँ आ गई हैं तो आदमी को सावधान और उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था तो रखनी चाहिए। आजकल सर क्योंकि बहुत सारे अगर हम अतुल सुभाष की बात करें या पुनीत खन्ना की बात करें, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनमें हम उसके बाद मेंस राइट के बारे में या मेंस जस्टिस के बारे में हम बात करते हैं। हाल ही में हमने कुछ शोज़ भी किए थे, सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर्स हैं जिनके साथ किए थे, तो उनका कहना ये था कि बहुत सारे जो लॉज हैं उनको जेंडर न्यूट्रल अब होना चाहिए, अब ज़रूरत है। जैसे कि आप मेंटेनेंस का देख लीजिए या डिवोर्स केसेस में बहुत सारी ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि मेंस राइट या मेंस लॉ थोड़े से और सशक्त होने चाहिए। नहीं, बात आपकी सही है और कानून बदल भी रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। और अभी तो आपने देखा जो 3 हमारे कानून, बड़े बड़े कानून जो थे, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, पूरी न्याय व्यवस्था इन्हीं तीनों पर टिकी हुई थी। इन तीनों को अभी तीनों को बदल दिया गया है, उसकी जगह पर नया तीनों कोड आए हैं। तो कानून बदल रहे हैं और जितने विषय है, जितनी समस्याएं थे उनके लिए भी अलग अलग कोर्टें हो रही हैं जिससे थोड़ा जल्दी निर्णय हो जाए। जैसे पारिवारिक न्यायालय बन गए, दुर्घटना के लिए न्यायालय बन गए, आपका और कॉमर्शियल मैटर्स के लिए न्यायालय बन गए। पहले सब एक ही कोर्टों में देखा जाता था, अब स्पेशल जज बन गए हैं। और कानून तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा कि वो अभी कल परसों भी भाषण दे रहे थे कि हमने 350 कानूनों को बदला है, बदला है। बहुत से अंग्रेजों के समय कानून थे उसको बंद भी किया और अभी भी वो प्रक्रिया चल रही तेजी से। तो आपको लगता है सर कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो हमारे कोर्ट में हैं उनमें थोड़ी सी तेज़ी आएगी अब क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं? नहीं, आशा तो करनी चाहिए, थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि केसेस जितने ज़्यादा हैं उनकी अपेक्षा न्यायालयों की संख्या बहुत कम है, जजेस की संख्या बहुत कम है। तो उस दृष्टि से हम कुछ भी करें, अगर हमारे है कि हमारे कोर्ट में 300 फाइल होनी चाहिए, एक मानक है, उसका मापदंड है कि 300 फाइल होनी चाहिए, और एक्चुअली हमारे यहाँ 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार फाइलें हैं। तो आप देखिए कितना अंतर है। डेली कम से कम 100-200 फाइलें लगती हैं डेली सुनवाई के लिए। तो आप देखिए कि कहाँ कितना हो पाएगा। ये तो अलग है कि एडजर्नमेंट होते रहते हैं, लेकिन 300 फाइल अगर हम सुन भी लें तो रोज़ 300 सुने तो हम फैसला कहाँ कब लिखाएंगे 300 मुकदमों के। तो इस तरह से कि जब तक न्यायालयों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी नहीं, जजेस की संख्या नहीं बढ़ेगी, कानून तो बदल रहे हैं तो कानून से तो स्पीड आएगी, लेकिन ये कि न्यायालय के उतने जजेस भी तो होने चाहिए ना। अब वो नहीं होंगे तो कैसे डिसाइड होगा, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर गज़ल उर्दू में होता, आप हिंदी में लिखते हो, क्यों? नहीं, हिंदी कारण तो देखिए हर चीज़ का हो रहा है। हाँ जी। और गज़ल में कोई अंतर नहीं है, बस केवल जैसे कि उर्दू में नुक्ता लगाया जाता है, हिंदी में नहीं लगाया जाता। बहुत से लोग लगाते भी हैं, लेकिन चीज़ तो दोनों एक ही है। तो अब अच्छा, हिंदी गज़ल का है कि हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो धीरे धीरे बहुत से राइटर्स हो गए। आपने सुना होगा इमरजेंसी के समय में दुष्यंत कुमार आए थे, उनके समय से कायदे से हिंदी गज़ल शुरू हुई। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत गज़लें लिखी, उससे प्रभावित होकर के वो गज़लें, क्योंकि पहले तो गज़लें इश्क और ये महफिलों की गज़लें लिखी जाती थीं, लेकिन
हिंदी गज़ल ने ख़ास तौर से अपनी पृष्ठभूमि बदल दी है। जो समाज में आक्रोश है, जो समाज की पीड़ा है, उसको लेकर के गज़लें लिखी जा रही हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हिंदी गज़ल नाम दे दिया, लेकिन दोनों में है चीज़ वही। अब तो उर्दू गज़ल वाले भी हिंदी गज़ल का ही अनुकरण कर रहे हैं। ओके सर, आप आए हो तो एक गज़ल हो जाए। बल्कि गज़लें तो ऐसे याद नहीं रहती, लेकिन कुछ उसके शेर या उसके हाँ पद जी, में हाँ जी। सुना देता हूँ। सुना दो, सुना दो। जैसा कि आप लोगों को पॉडकास्ट है और हाँ जी। एक नए ऊर्जा के साथ आप लोगों ने प्रारंभ किया इसको, तो कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना। कुछ न कुछ करके रहेगा आईना, पत्थरों से भी लड़ेगा आईना। चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, धूप से कब तक बचेगा आईना। चांदनी की छाह में छिपकर खड़ा, धूप से कब तक बचेगा आईना। और सोचता हूँ आप पर लिखकर गज़ल, सोचता हूँ आप पर लिखकर गज़ल, आईनों का क्या करेगा आईना। आईनों का क्या करेगा। एक नंबर। एक और सर, एक और। सर कुछ आशिकी पे सुना दो। देखिए, गज़ल तो ऐसा कि गज़ल में हर चीज़ रहता है, और हाँ जी। जो साहित्यकार का प्रेम है या जो भी आप भावना चाहते हैं, क्योंकि साहित्यकार तो हर व्यक्ति में एक तरह से उसको एक शास्त्रीय शब्द है परकाया प्रवेश। कवि जिसको लिखता है, अगर हम मान लीजिए आपके प्रेम जीवन का वर्णन कर रहे हैं, तो हम आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो भावनाएं रहेंगी उसी को तो व्यक्त करेंगे। मैं तो जो सामाजिक पीड़ा है और जिसमें मैं दो चार शेर सुनाता हूँ। कुछ इस तरह की बात अब करने लगे हैं लोग, कुछ इस तरह की बात अब करने लगे हैं लोग, रोता किसी को देखकर हंसने लगे हैं लोग। कुछ इस तरह की बात अब करने लगे हैं लोग, रोता किसी को देखकर हंसने लगे हैं लोग। मैंने किसी दीवार पर कुछ शब्द लिख दिए थे, मैंने किसी दीवार पर कुछ शब्द लिख दिए थे, उस घर से मेरा वास्ता कहने लगे हैं लोग, उस घर से मेरा वास्ता कहने लगे हैं लोग। उसने बना के बस्तियाँ कितनी उजाड़ दी हैं, उसने बना के बस्तियाँ कितनी उजाड़ दी हैं, उस आदमी की चाल से डरने लगे हैं लोग, उस आदमी की चाल से डरने लगे हैं लोग। जिस पेड़ पर थे घोंसले दो चार पक्षियों के, जिस पेड़ पर थे घोंसले दो चार पक्षियों के, अजगर सा डाल डाल को डसने लगे हैं लोग, अजगर सा डाल डाल को डसने लगे हैं लोग। और सीता हरण के मामले फिर बढ़ गए शहर में, सीता हरण के मामले फिर बढ़ गए शहर में। आरोप तुलसीदास पर मढ़ने लगे हैं लोग, आरोप तुलसीदास पर मढ़ने लगे हैं लोग। कुछ इस तरह की बात अब करने लगे हैं लोग। क्या बात है, ये बढ़िया था, ये वाला बढ़िया था। सर आपने इतनी खूबसूरत किताब लिखी है, इस नदी से बात करनी चाहिए, तो नदी पे कुछ हो जाए। चलिए दो चार शेर शुरू कर रहा हूँ। इरशाद। गीत ताल है झील गजल है, गीत ताल है झील गजल है, छंदिल जीवन का हर पल है। गीत ताल है झील कमल है, छंदिल जीवन का हर पल है। जिसमें प्रतिबिंबित छवि तेरी, जिसमें प्रतिबिंबित छवि तेरी, निर्मल मन नदिया का जल है। जिसमें प्रतिबिंबित छवि तेरी, निर्मल मन नदिया का जल है। पार उतर जाओ इस गिर के, पार उतर जाओ इस गिर के, यात्रा उसके बाद सरल है। पार उतर जाओ इस गिर के, यात्रा उसके बाद सरल है। और चला गया है हाथ मिलाकर, चला गया है हाथ मिलाकर, अभी अभी मुझसे बादल है। चला गया है हाथ मिलाकर, अभी अभी मुझसे बादल है। निर्मल मन नदिया का जल है। क्या बात, ये भी मस्त था। सर आप रोमांटिक गजलें भी इतनी सारी लिखते हैं, तो कुछ रोमांटिक हो जाए। एक दो शेर देखिए कि आज न्यायिक विषयों को लेकर के भी और शायरी पे भी बहुत बात हुई, तो और शायरी तो जानते हैं बहुत कठिन चीज़। मैं दो शेर से अपनी बात करना चाहूँगा कि मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी। मीर गालिब की तरह कब रंग लाई शायरी, दर्द के दावात की है रोशनाई शायरी। जब अंधेरों में मुझे दिखी न अपनी ज़िंदगी, जब अंधेरों में मुझे दिखी न अपनी ज़िंदगी, एक तिली की तरह मैंने जलाई शायरी, एक तिली की तरह मैंने जलाई शायरी। क्या बात है सर। डालियों में गुलाब आएंगे,
डालियों में गुलाब आएंगे, खुशबुओं में जवाब आएंगे। डालियों में गुलाब आएंगे, खुशबुओं में जवाब आएंगे। ये न उम्मीद थी कि आप कभी, यूं न उम्मीद थी कि आप कभी सामने बेनकाब आएंगे। क्या बात यूं न है सर। उम्मीद थी कि आप कभी सामने सामने बेनकाब बेनकाब आए। आएंगे। तो आप लोगों ने अपने पाठकाल में बेनकाब कर ही दिया तो लेकिन इस तरीके की रियलिटी काफ़ी अच्छी लगी सर जान के कि एक आप जज की तरह भी आप काम कर चुके हैं, एट द सेम टाइम लेखक भी आप इतना बेहतरीन करते हैं, गज़लें इतनी अच्छी सुनाते हैं। एक इंसान में इतनी सारी प्रतिभाएं देख के इंस्पिरेशनल तो लगता ही है सर। सर जैसे आपने कई सारी जो गज़लें हैं वो इसके ऊपर लिखी है, कभी आपको प्यार हुआ है किसी से? तो रजत जी बताइए कि ये सोशल सवाल है या पर्सनल सवाल है आपका? क्या जैसे आपको आप डील गई क्या- पर्सनल? आप क्या सुनना चाहते हैं? पर्सनल पर्सनल सर, सोशल प्लेटफॉर्म। अच्छा, नहीं देखिए, प्रेम तो जो पुरानी परंपराएं आप समझते हैं लोग प्रेम का, उससे तो प्रेम की परिभाषाएं बदल गई है ना। साहित्यकार होगा या संवेदनशील व्यक्ति होगा तो प्रेम होगा ही। प्रेम के अर्थ लोग केवल स्त्री पुरुष का ले लेते हैं, लेकिन नहीं, प्रेम तो हर व्यक्ति से, हर प्रकृति से होता है। तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि बिना प्रेम के तो ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। हाँ। तो इसलिए प्रेम तो सबके लिए आवश्यक है। और सभी करेंगे भाई, बिना प्रेम के कैसे कोई करेगा? प्रेम तो करते ही लोग। यानी आपने किया है प्रेम? नहीं, सभी करेंगे प्रेम। सर पहले के प्रेम में और आपके प्रेम में क्या अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आप पहले प्रेम किए हों या बाद में प्रेम करें तो एक ही बात हो जाती है। ओके। प्रेम की परिभाषा तो नहीं बदलती, समाज की परिभाषा बदलती है, हम उसके अनुसार प्रेम को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। ओके सर, जैसे पहले के प्यार होते थे एक से ही करते थे, जैसे और आज के टाइम में एक के साथ चार चार रखी हुई जिन्होंने, उनका क्या चक्कर है? नहीं, पहले भी 4 साल से प्यार होता था, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। अच्छा, उस टाइम भी यही सिस्टम था? क्यों? और पहले चले राजाओं के समय में देखिए तो कितनी रानियां हुआ करती थी। ओके। तो सब प्रेम की बसीभूति तो होती थी। तो ऐसा नहीं, पहले तो हजारों की संख्या थी, अब तो 3-4 में बस मिट गई। जैसे पहले राजे महाराजे रखते थे 4-4 5-5, राजे आज के टाइम में तो काम खराब हो जाएगा। हाँ, तो वही है, इसीलिए हमने कहा कि समाज के अनुसार बदल जाता, प्यार तो वही है। अच्छा सर, जैसे आप जज रह चुके हो तो अब ये बताओ ना, भी हम रख सकते हैं एक साथ 2 को या 4 को? नहीं, जैसे हम ना केवल मोहम्मद लॉ में 4 एडमिटेड है, मोहम्मद लॉ में 4 शादियाँ हो जाती हैं। ओके। लेकिन और हिंदू और जो धर्म है सब में एक ही का विधान है। एक का ही? मुसलमानों को 4 का क्यों है? असल में उनका जो पर्सनल लॉ है वो चलता है अभी। अच्छा। उसी को हटाने के लिए, क्योंकि 4 रहा लेकिन अब 4 तक तो कोई 4 को कहाँ से कोई अफोर्ड कर पाएगा। तो हो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब वो 4 वाली बात तो किताबों में रह गई। लेकिन जो पुराने हैं उनके भले ही 1-2 मिल जाए बाकी, लेकिन नए लोग तो लड़के एक ही कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। लेकिन चूँकि कानून में है, तो जैसे 4 मैरिज हैं, तलाक का कानून है, तो वहाँ तलाक भी जल्दी जल्दी होते रहते हैं। तो इसी को करने के लिए जो सिविल कोड यूनियन कोड आया ना, इसीलिए आया है कि सब नागरिकों का एक कानून रहे। ओके। अगर हिंदू एक रख रहा था तो सब जितने भारतीय नागरिक हैं सबकी एक रहे। तो जैसे सर ये 4-4 जैसे शादी कर लेते वो जब ये एक्ट आ जाएगा पास, इसीलिए मोहम्मदन लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भी हमको 4 ही वो रखने कर रहे हैं कि नहीं, 4 तो प्रैक्टिकली नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे कानून को क्यों बदलेंगे आप। हाँ। समस्या केवल अहंकार की है। 4 तो वहाँ भी कोई नहीं रख रहा, पता कि शायद 100 घर में आपको शायद कोई मिले कि 4 रखा हो। मतलब 2 तो रखी हुई होगी किसी ने। तो वो भी कहाँ, एक ही चल रहा है। और अरमान मलिक का क्या? उसने भी 2 रखी हुई है। कौन? अरमान मलिक। हाँ, तो अब 4 तक अनुमत है तो अब 2 ही रखे, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि भाई चलिए 2 आपने और नहीं रखा। यहाँ 1 रखनी मुश्किल हो जाएगी। सर अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मैं चाहता हूँ भी हम और भी आपके साथ पॉडकास्ट करें जिसके अंदर हम और डीपली बात करेंगे लॉ से रिलेटेड भी, और जो आपने बुक्स लिखी है, इतनी बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखी है आपने, गज़ल लिखे हैं, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी जैसे आपने अभी सुनाए हमको, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ हम आगे भी और भी पॉडकास्ट करें। तो बहुत मज़ा आया। आज हमने बात करी चंद्रभाल सर से और उनके अंदर के जो छुपे लेखक हैं उनसे आप सबको रूबरू कराया, और एज अ डिस्ट्रिक्ट जज उन्होंने जो जितना भी काम किया उसके बारे में भी हमने बात करी। तो एक नए पॉडकास्ट में फिर से आपके लिए कुछ खास लेकर आएंगे। मुझे भी आप लोगों से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, रजत जी और रोशनी जी, और मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि पॉडकास्ट जो है इसी तरह और बढ़ता रहे और हम लोग को दोबारा एक मौका मिले कोई और विषय पर लेकर के बातचीत करें। तो एक बार आप लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद। चलो ठीक है, अब हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम।